किसको स्विच करना है? आप होगा कि भैया ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे आप। बाबू को 2 बार 3 बार फोन किया, अभी जाकर फोन आता है, बोला सो गया फिर। ठीक है अजय सर, जो इनकम टैक्स की प्रॉब्लम पहले आप वो ले लीजिए सर, जिनकी जो है। सर बताइए सर, शुरू कीजिएगा। पवन भाई को इनकम टैक्स की प्रॉब्लम कोई हो किसी की, तब पूछ लीजिए सर से। पवन गुप्ता जी, राजेश जी अग्रवाल जी, कोई इनकम टैक्स की प्रॉब्लम हो देख लीजिए। राजेश टोपी नमस्कार साहब। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये कह रहा था जैसे 44 एडी में जी सर। कमीशन इनकम और एक एजेंसीज जो भी वर्क कर रहे हैं उनको मना किया हुआ लेने से, डिमांड है वो एलिजिबल नहीं होती जी। तो ये जो एजेंसीज हैं वो उसमें क्या क्या कवर हो रहा है सर? मतलब वो कौन सी एजेंसीज मान रहे हैं? किसी से हमने कोई एजेंसी, किसी के हम एजेंट है, हमने उसको ले रखी है, उसी को एजेंसी कमीशंस बोला जाता है, जिसमें प्रिंसिपल सर एजेंट जैसे एक का, जिसमें प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप डिफाइंड हो जाता है। अच्छा सर। तो हम उसको प्रिंसिपल कमीशन एजेंट का जिसमें रिलेशनशिप आ जाता है, जिसमें मेरा एजेंसी एग्रीमेंट बनता है, उसको मैं कह देता हूँ। 2 तरह के ट्रांजेक्शन में आता हूँ, कमीशन इनकम और एजेंसी एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस, में थोड़ा सा इलस्ट्रेशन देने की आपको कोशिश करता हूँ। मैंने कोई प्रॉपर्टी की डील करी और मैंने बोला प्रॉपर्टी बिकेगी, इसका 0.1% या 2% मुझे मिलेगा। इसमें मेरा प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप नहीं होता, मैं इंडिपेंडेंट ब्रोकर की तरह डील करता हूँ। ना मैं बायर का एजेंट होता जी हूँ, ना मैं सेलर का एजेंट होता हूँ। उस केस में मुझे जो है कमीशन इनकम मानी जाएगी, 44 एडी से डिवाइड करती है। अब मैं दूसरा आ जाता हूं। जी तो होल्डिंग ने मुझे एजेंट अपॉइंट कर रखा अपने स्टैम्प पेपर सेल करने के लिए। बीपीसीएल ने मुझे अपना एजेंट कर रखा अपना तेल बेचने के लिए, ऑयल बेचने के लिए। अगर मैं उनके बिहाफ पे सेल करता हूं, जिसका जी टोटल कलेक्शन वहीं पे जाता है, या डॉक्टर लाल की मैं लैब देखता हूं, उनका मैं फ्रेंचाइजी हूं, उन्होंने मुझे एजेंट अपॉइंट कर रखा है, तो उस केस में मेरा एजेंसी एग्रीमेंट बन जाता है उनके साथ। उस केस में मेरे ऊपर ये एजेंसी एग्रीमेंट बनने के कारण, एजेंसी बिजनेस होने के कारण, मैं इसको डिवाइड कर देता मुझे 44 एडी का। सर, ऐसे जैसे ये कुछ लोग जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह के प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो एजेंसीज लेते हैं वो तो इसमें कवर नहीं हो रही वो ना सर? एजेंसीज नहीं है, वो उसको केवल एजेंट होते हैं, बट उसमें प्रिंसिपल और एजेंसी वाला कमीशन जो रिलेशनशिप होता है वो उसमें नहीं होता है, क्योंकि वो सेल अपने बिहाफ पे ले करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करते हैं, उसमें उनका कोई रिलेशनशिप नहीं होता है सर, अनलेस कोई स्पेसिफिक उसके बिहाफ पे कर रहा है। जैसे एक मदर जी डेयरी सर। का बूथ, मैं आपको 2 एक एग्जांपल होते हैं। तो मदर डेयरी का बूथ है, मदर डेयरी का जो बूथ सेल करता है, वो पूरी सेल ही उसी के बिहाफ पे करता है। अच्छा सर। आपने पेट्रोल पंप देखे तो होंगे, सर 2 पेट्रोल पंप 2 लिखे होंगे, एक लिख रहा है, उसमें लिखा रहता है कंपनी ओन्ड पेट्रोल पंप, उसमें लिखा अच्छा होगा ना सर। एचपीसीएल ओन पेट्रोल पंप या बीपीसीएल ओन पेट्रोल पंप। वो एजेंसी एग्रीमेंट होता है, उसमें केवल उनको कमीशन आता है, क्योंकि सेल परचेज सारी उन्हीं की होती है, कंपनी की होती है। केवल उसका आउटलेट होता है जिसका वो रेंटल वगैरह सब कुछ जो भी उनका अरेंजमेंट होता है उसको पे कर दे, बट उस केस में उन्हें सेल के ऊपर कमीशन मिलता जी सर। है ना। बट हिंदुस्तान यूनिलीवर तो वगैरह सर की अदर जो जी, वो तो सीधा प्रोडक्ट बेच रहा है ना उसके, हाँ इसलिए तो उसको उसमें उसमें एजेंसी में जो नहीं जो मानेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर मानेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर डीलर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर है, वो एजेंसी नहीं। उसमें मेरे को लगता है 194 एच में कोई उनकी इनकम भी नहीं आती होगी, अनलेस कोई स्पेसिफिक हो, बट टोटल टर्नओवर की 194 एच में कोई उनकी कमीशन भी नहीं आती होगी। जी सर। जी
दूसरा सर, जो बाकी के 44AD में सर्विसेज हैं, मान लीजिए जो प्रोफेशनल की है 44ADA को छोड़ने के बाद जो है, जी बाकी जैसे कोई पार्लर है, रिपेयरिंग सर्विसेज हैं, या और इस टाइप के ऑनलाइन वर्क कंप्यूटर से कर रहे हैं, तो उनको 44AD मिल सकता है क्या? सर, उनको सबको 44AD मिलेगा, बट एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई है, जो कि मेरे हिसाब से एक्ट के हिसाब से नहीं, केवल ये 2024 में और 25 में उन्होंने एक वार्निंग ईमेल निकाली गई है, जिसमें उन्होंने क्या करा है कि जिसका 194J में TDS कटा है, वो उसके ऊपर कहते हैं कि आपका उसका केस स्क्रूटनी में भी लिए गए हैं 2024 में, कि आपके ऊपर 44AD में आपकी इनकम क्यों नहीं कंप्यूट की जाए, आपकी 44AD नहीं मिलती। बट वो मेरे हिसाब से गलत है। बहुत सारे असेसमेंट लेवल पे भी डिसीजन हमारे फेवर में आए हैं। इन केसेस में आप 44AD में एलिजिबल हो। 44A जो प्रोफेशनल है उसको रूल 6F में डिफाइन किया है, 44AB में भी है, 44A की बुक्स के तीनों को अगर मैं पढ़ता हूँ तो वो मेरे को एलिजिबल उसको 44AD के लिए बनाते हैं। मुझे ADA में जाने की जरूरत नहीं है, जो मेरा प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशन मेरा डिफाइंड है, प्रोफेशन में अगर फॉल करता है तो फिर मैं उसको डिवाइड कर देता मुझे 44AD। मतलब कहने का सर वही हुआ ना कि जैसे कोई जैसे उन्होंने रिपेयरिंग वर्क कर रहा है, अकाउंटिंग का ऑनलाइन अकाउंटिंग वर्क। प्रोफेशन है, लीगल प्रोफेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशन है, सिनेमाग्राफी में हाँ, जो भी प्रोडक्शन फिल्म होती है उसको भी उन्होंने उसमें दिखाया गया, एक्टर वगैरह को उसको उसमें भी डाला गया है। तो वो सब मेरे केसेस में, इन केसेस में 44ADA नहीं, 80ADA ही मिलेगा, 44AD नहीं मिलेगा। बट जैसे ब्यूटी पार्लर हुआ, सर्विस सेंटर हुआ, ये सब लोग प्लेसमेंट एजेंसी हुई, इन हाँ, सभी को वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस भी जैसे सर आता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस भी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस स्टैटिक। भी के पार्ट है, वो 44AD के लिए एलिजिबल है, प्रेजेंटिव टैक्सेशन उसमें जा सकते हैं सर। हाँ, मतलब बाकी सर्विसेज मतलब इस टाइप की हैं जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल नहीं है, वो ले सकते हैं ना 44AD। जी हाँ, जी हाँ, यही। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अंकित सर, जी सर। अनरजिस्टर्ड परचेज तो मैंने किया हाँ और जी। सेल किया तो उसका टैक्स बना। जी, अभी एक टैक्स अमाउंट एडजस्टमेंट कैश पेमेंट से करूं कि ITC से होगा पहले? दोनों से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ITC से लेता हूं तो डिपार्टमेंट बोलता भैया इसका तो पेमेंट कैश टैक्स आया हुआ नहीं था तो तुम ले नहीं सकते। पहले नहीं, ऐसा कोई केस है, हुआ एक तो। कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। अगर आपके क्रेडिट लेजर में कोई आईटीसी बची हुई है तो आप उससे एडजस्ट कर सकते हो। कर सकते हैं, हाँ जी। क्योंकि मेरे पास एक तो केस आया था पहले कि उसने ITC अनरजिस्टर्ड परचेज का पेमेंट नहीं किया था, ITC से क्लेम कर लिया था। तो ऑफिसर ने उसको पकड़ा, भैया तुमने तो इसका टैक्स दिया नहीं है तो ITC तो माल ले नहीं सकते। उसमें पेनल्टी और सब लगा दिया था। नहीं, वो तो फिर बाद में टैक्स तो जमा करेगा ही ना, जितना स्टॉक बच रहा है उस पर टैक्स तो देगा ही ना वो। हाँ, तो फिर फिर वो अभी तो उसके बाद उसको इंटरेस्ट और टैक्स पेनल्टी दे के जमा देना पड़ा व्यापारी को। नहीं, वो अपील से छुट जाएगा फिर। हाँ, ठीक है सर, ओके। इससे पहले सर शिव गोपाल सर की कुछ क्वेरी चल रही थी, तो उस पे अगर वो अपील में जाना चाहते हैं तो उनका एक सबसे अच्छा पॉइंट ये था कि उन्होंने GSTR 9 में अपनी आईटीसी को मेंशन किया हुआ है। तो अपील पॉइंट्स में वो उस पॉइंट को भी ले सकते हैं कि मैंने GSTR 9 में सही आईटीसी डिक्लेयर करके और उसको रिवर्स भी डिक्लेयर किया। अंकित सर, शिव गोपाल जी के बारे में ही बता रहा हूँ मैं। जैसे उन्होंने 20-21 में परचेज किया था और मैन्युफैक्चरिंग करके एग्जेम्प्टेड बना दिया, लेकिन सेल इन्होंने 21-22 में की, उस समय इनके साथ क्या होगा ये बताइए। सर इन्होंने आईटीसी रिवर्स का मैटर है उसमें, मैन्युफैक्चरिंग ITC पॉइंट रिवर्स का। किया है तो हाँ जी। 20-21 में ITC रिवर्स बना नहीं था, उस समय इन्होंने प्रोडक्ट करके गुड्स को एग्जेम्प्ट करवा लिया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करके एग्जेम्प्ट कर लिया, लेकिन सेल इन्होंने अंकित सर 21-22 से एक भेजी दफे थी। रिपीट कीजिए आप। अंकित सर एक दफे रिपीट कीजिए, तो नेट चला गया था, सुन नहीं पाया जी आप जी क्या जी। कह रहे हैं। GSTR 9 में हमने आपने GSTR 9 में मेंशन किया है ना सर उसके कि 21-22 में कि आपकी GSTR 9 में आईटीसी mention टोटल किया। टोटल 60,000 की है हाँ और 20,000 आपने रिवर्स की है। हाँ तो आप अपने अपील पॉइंट में इस हाँ हाँ। पॉइंट को भी मेंशन करना कि GSTR 9 में आपने सही हम्म, डिक्लेयर किया हुआ है।
तो आपको अपील से बेनिफिट मिल जाएगा अगर सेक्टर अधिकारी नहीं देते हैं तो। अंकित जी एक चीज बताइए देगा नहीं कभी। कि जिस जी ईयर सर। का क्वेश्चन है उस जी क्वेश्चन में इनको 17(3) के अंदर रिवर्स करनी थी एग्जेम्प्टेड सेल पर जी आईटी। दरअसल में क्या हुआ है सर, उस टाइम पे कुछ लोगों ने ये गलतियां की है कि उतनी आईटीसी कम क्लेम कर लेते हैं। सर हमें रिवर्स करना और अब कम क्लेम करना अब जब उसका आप अंतर नहीं समझ पाए। तो सर ये एनुअल के अंदर इन्होंने फाइल किया 20-21 का एनुअल फाइल किया, उसमें उन्होंने दिखा दिया कि ये मेरी रिवर्स होनी थी। हाँ रिवर्स हुई जी। नहीं है कभी भी, जी कभी भी रिवर्स जी नहीं हुई। और 21-22 की उन्होंने उतनी आईटीसी कम क्लेम की है, शॉर्ट क्लेम करी। उतनी आईटीसी कम क्लेम करी है। ठीक है, वो 21-22 के में अवेलमेंट ऑफ आईटीसी तो कम करी, तो दोनों हाँ जी चीजें कैसे एक साथ नलिफाइड हो जाएंगी? सर, दरअसल में वहां एनुअल रिटर्न जब इन्होंने फाइल की है, जी इससे पहले हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें 18-19 में भी कुछ इस तरह के थे जहाँ पे इन्होंने आईटीसी क्लेम नहीं की थी, लेकिन एनुअल रिटर्न में उन्होंने आईटीसी क्लेम किया तो उनको आईटीसी एग्जैक्टली मिल गई है। एग्जैक्टली तो वही बिल्कुल बात आपकी बात सही है वही यहाँ। पॉइंट इसमें आएगा नहीं तो किया ना इन्होंने, इन्होंने तो एनुअल सर। में भी क्लेम नहीं करे ना उसको, 21-22 में जाना है ना वो। एनुअल में करा ना इन्होंने 21-22 में क्लेम। शॉर्ट क्लेम नहीं करी ना, 20-21 की एनुअल की बात कर रहे हैं सर, ये 21-22 की एनुअल में फाइल नहीं की थी आप, वो इक्कीस पूछ बाईस के के एनुअल में इन्होंने अपनी पूरी 60,000 क्लेम की है। नहीं करी। शिव गोपाल सर, जी सर। नहीं वो क्लेम किया है आपने वो 21-22 के एनुअल में? जो आईटीसी हमने रिवर्स की ना, उसके अमाउंट जी को नहीं क्लेम, उसके अमाउंट को 21-22 में नहीं क्लेम किया, 20-21 में तो दिखाया हम। नहीं, किया ना सर, आप आपने अभी ये कहा था कि जब आपने 21-22 की अपनी एनुअल फाइल की है, एनुअल में आपने पूरी 60,000 डिक्लेयर की है। नहीं सर वो अंकित जी ये नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, जितना अच्छा हम अच्छा अच्छा। समझाऊं सर, वो जी बेसिकली का केस ये है कि इन्होंने जब 21-22 का एनुअल फाइल किया, उस जी एनुअल में इन्होंने उसको 9 रिवर्स की फिगर को दिखा दिया। लेकिन सर उसको क्लेम भी दिखाया होगा तभी तो रिवर्स को नहीं दिखाया नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, रिवर्स वाली फिगर दिखा दी है इन्होंने, जो रिवर्स करनी थी दिखा दी, मगर इन्होंने 20-21 में कभी भी रिवर्स नहीं करी, वो आईटी से आज तक रिवर्स नहीं करी। और 21-22 का जो सितंबर का रिटर्न में जो फाइल कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने वो 20,000 शॉर्ट क्लेम करके उसको उन्होंने एडजस्टेड बिल मानते हुए क्लेम कर लिया, बस कि मेरी यहाँ रिवर्स हो गई, मैंने शॉर्ट करी। टेक्निकल पॉइंट ये है कि वहां उन्होंने शॉर्ट क्लेम करी और 20-21 में आज तक रिवर्स नहीं हुई, तो डिपार्टमेंट सही परस्यू कर रहा है सर, वो रिवर्स कराएगा और उनसे वो लेगी। आप अपील में जा सकते हो टेक्निकल में, मगर उसमें वो कभी भी अपील से लाभ मिल सकता है जब 21-22 में आप उसको एनुअल में फाइल कर लेते कि सर मेरे से क्लेम इसलिए नहीं करी, ये मेरा वर्जन था कि मैं उसको आईटीसी से एडजस्ट किया, उस कंडीशन में अपील उसको कन्विंस हो सकती थी एक बार, मगर क्लेम ही नहीं हुई आज तक, कैसे पॉसिबल है? इसके अलावा सर 9 और 9C की लेट फीस का कुछ है सर? कल मेरे पास एक एडवोकेट का फोन आया था तो उनका कहना ये था कि जीएसटी 9 पे 50 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस लग रही है। तो उन्होंने अपनी 3 दिन की जब 2 दिन लेट फीस दी और अपनी रिटर्न फाइल कर दी। ठीक है, आज आज उनका फोन आया तो उन्होंने कोई 2 करोड़ से कम की टर्नओवर की रिटर्न फाइल की है 9 की, और उस पे 200 रुपए पर डे की पेनल्टी लग रही है, मैंने देखा नहीं, जबकि पैसे तो 2 करोड़ लगनी से नहीं नीचे चाहिए, पे लगनी नहीं चाहिए। लगनी नहीं चाहिए, लाइबिलिटी नहीं है वो। जी जी। तो सुमोटो तो डिक्लेरेशन है, मगर फाइल करते हैं तो 200 रुपए की क्यों, तो है ही नहीं थी। हाँ जी, अभी वो दो किसी और चेंजेस ने फाइल लिए, किया तो नोटिफिकेशन 1920। अभी देख नहीं पाया उसमें क्या है सर। देखिए नोटिफिकेशन 19 से इन्होंने रेट ऑफ टैक्स चेंज कर दिया टोबैको प्रोडक्ट पर, सरचार्ज वाला था ना उसको इंक्लूड करके 20% का रेट ऑफ टैक्स लिया है, जो 28 था ना, हाँ जी 14+14। 28 प्लस, हाँ जी उसमें नहीं सेस था, था सेस सर। तो खत्म हो चुका था जी 22 सितंबर को, उसके बाद वही था कि हाँ वो जी 28% का प्रोडक्ट हो गया था, जी। उसको इन्होंने चेंज कर दिया है सर। इसमें क्या चेंज है, करके चेंज अब हो क्या है गया सर? सर वो 20-20 1 जनवरी से लागू हो गया। अब बीड़ी पे तो रह गया 18%, अच्छे। और बाकी सारे टबैको प्रोडक्ट्स और अनफैक्चर और रिफाइंड टबैको पे 20-20%। नया स्लैब ले पान आए। मसाला, हाँ सर पान सर मसाला ये 19 से आया वो है। फरवरी से सर
नोटिफिकेशन तो जनवरी में आ गया, रेट वो जो लागू होंगे वो फरवरी से लागू हो रहे हैं। सचिन भाई, फरवरी से लागू संजय सर। होगा रूल दूसरा। वो उसका क्या नाम आपका, एमआरपी वाला जो नया रूल इन्होंने 31 डी अच्छा। इंट्रोड्यूस किया, 31 डी जो इंट्रोड्यूस किए, हाँ, वो लागू होगा सर 1 तो फरवरी। एमआरपी पे जो जी करके टैक्स रेट कम करके वो कैलकुलेशन निकालनी है, वो जी फरवरी से जी, लागू है। और रेट जो अभी वो 1 जनवरी से इसका लागू है। छोड़ दिए थे ना 22 सितंबर पे। हाँ, वो एक अच्छा, जनवरी से वो लागू बाईस हो गया। सितंबर पे जो छोड़ दिए थे। वो 1 जनवरी से जी लागू है। सर। वो वाला नोटिफिकेशन कौन सा है सर, ये वाला 19, जिसमें रेट अब 19/25, जनवरी से लागू है? 19 अच्छा। बटा 2025। और जी ये सर। एमआरपी वाले में ये आ इसको गया है देख। कि जो भी एमआरपी होगी उस पे छपी होगी, उसमें से टैक्स को घटाकर बाकी उसकी सेलिंग प्राइस मानी जाएगी। तो फिर सर, फिर कैसे वैल्यू एडिशन कैसे होगा सर? क्यों नहीं होगा सर? अब ये तो वो देखेंगे ना। मान और लीजिए वो जो मैन्युफैक्चरर वो एमआरपी दे रहा है कि 10 रुपए के पाउच है वो, जी ठीक है, उसने भी उसी रेट पे आगे लगाया। फिर जब वो एमआरपी तो उसकी जो भी है रिटेलर भी बेच रहा है, मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर जो उनके होते हैं वो बेच रहे हैं, तो वो भी एमआरपी 10 रुपए ही रह गई। फिर वो कैसे वैल्यूएशन में आएगा सर? इसके लिए इन्होंने कुछ चीजें करी हैं। 86 बी में भी रेस्ट्रिक्शन में रिबेट दिए मैन्युफैक्चरर के अलावा बाकी लोगों को। वो क्या है, वो पूरा डिटेल्स पढ़ने पे आएगा। मैंने अभी थोड़ा सा जो पढ़ा है, 86 बी का भी उन्होंने दिया है कि मैन्युफैक्चरर के अलावा वो रेस्ट्रिक्शन और किसी को लागू नहीं होगा, किसी भी हाँ, ट्रेडर। क्योंकि वो आप कहें तो बड़ा, थोड़ा सा तो ये मैं बता दूं सामने थोड़ा का सा। 10 को कैलकुलेट अलग उसे देख लेते हैं थोड़ा सा, नोटिफिकेशन आपके पास हो ना? हाँ, नोटिफिकेशन है मेरे पास। नहीं, ये भी एक बात है, ये जो रेट ऑफ टैक्स का भी 1 फरवरी से ही लागू है। 1 फरवरी से लागू है। मैं शेयर करूं? जी सर। अंकल जी, मुझे अलाउ नहीं है। आप अपने पे से निकाल लीजिए 19 वाला नोटिफिकेशन, वर्क तो कर दीजिए, या मुझे सर परमिशन दीजिए। परमिशन अभी किसी को भी नहीं है, हर सर को ही कहना पड़ेगा फोन करके। अच्छा, बिजी है। वो देख लिया, उसमें लास्ट में है। मैं आपको उस पर दे दूं? अभी हर सर से बात कर रहा हूँ, बस 2 मिनट। आवाज मुझे नहीं आ रही।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शैलेश सर, नए साल की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है भाई, राधे राधे भाई। अभी मुझे लगा आंटी न्यूज़ यार के मेरे बाद बना रहा हूँ सिस्टम की वीडियो आवाज कॉल। खराब है थोड़ा। झांसी से नीरज बब्बर नहीं आए सर आज? आए हैं सर। सर सर, मैंने ज्वाइन किया था। सभी सम्मानित सदस्यों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और चरण स्पर्श। आपके यहाँ के आपको असिस्टेंट कमिश्नर तो कमाल कर रहे हैं सर। है सर। आपके यहाँ के जीएसटी कमिश्नर तो कमाल कर रहे हैं। मैं सर बहुत, सोने अरे में सर ना, ये तो कुछ, ये तो सर ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है जो आप देख रहे हो। 1.5 करोड़ रुपए बोल रहे हैं आप ऊँट के मुंह में जीरा। हाँ सर, आपको मालूम है यहाँ जो जेसी ऑडिट है, यहाँ जो जेसी ऑडिट है, हाँ, वो एक केस में इतना ले रही है। 1.5 करोड़ रुपए। जी सर। अद्भुत हम अद्भुत अलौकिक। हम कह तो रहे हैं, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहानी है जो आप देख रहे हो। सर ऑनलाइन तो आप कर दीजिए जरा सर। दीपनारायण यादव की नगरी है साहब आपकी है। बिल्कुल सर, 2 मिनट बिल्कुल। सर, लाइव क्लास को थोड़ा बंद कर दीजिए। हम यहाँ पे एक तो हफ्ते सब, से वेट कर रहे, जब से हमने न्यूज सुनी ना, जब से हम वेट कर रहे थे कि आपसे बात करने का अवसर मिले। अरे मैं बता रहा हूँ सर, झांसी में कोई अधिकारी आता है तो जाना नहीं चाहता। अरे वाह, फंड वो जो कैपिटल है मतलब तिवारी झांसी। जिसका हाईलाइट, जिसका जिसका सर तिवारी का हाईलाइट हुआ ना। हाँ, प्रभात तिवारी। नहीं, प्रभा नहीं है, प्रभा भंडारी है वो। प्रभा भंडारी। वो तो वो डीसी है, वो आईआरएस है। अच्छा। वो आईआरएस है। और जो हम तिवारी की बात करें, सुपरिटेंडेंट है जो, वो हम्म। क्या है कि आपको मालूम नहीं है, उसकी तो जी, पर मंथ जो है करोड़ों रुपए की इनकम है। अब तो फंस गई ना, कहाँ है लेकिन अब तो। अब फंसी है, अब देखो तो कहाँ तक सर्विलांस पे तो फंसती है। थे ही ना बब्बर साहब, वो सर्विलांस पे तो है ही ना उन सबके नंबर्स। सर सर्विलांस के नंबर थे ना, अभी आए ना। उससे पहले तो उसने बहुत खेल खेले हुए हैं। और जो बगीचा फंसे वो कौन है सर? नरेश कुमार गुप्ता जी हैं, श्री नरेश अच्छा, कुमार गुप्ता जी। वो बिना मतलब फंस गए बेचारे। अंकित जी, अब मैंने वो आपको तो, नोटिफिकेशन भेज दिया है, व्हाट्सएप पे देख लीजिए। सर वो शेयरिंग अलाउ नहीं हो रही है। सर हर्षद से से बात बात की हुई? थी। अच्छा। हाँ, वो फोन पे बिजी हैं। अच्छा, आ गए हर्षद, आ गए। आज हो गए, हाँ सर बैठे तो है। हाँ सर, हैप्पी न्यू ईयर सर, मैं भूल गया आपको। भूल गया सर। आपको हर सर से बात करना है, सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं ना अपन। अरे उनको सर, तो वो तो हम लोग के जैसे वो है ना, अंग रक्षक है ना, वो सभी चीज देखते हैं, उनकी बंद आंखों से भी सब देख लेते हैं वो। सर के 5 बज पास कोई गया सर। आया हुआ है शायद। अभी सर स्पीकर सर लेट है थोड़ा, 5:15 अच्छा तक आएंगे। अच्छा अच्छा। दीपक सर कुछ बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही उनकी। दीपक भाई साइलेंट है, अब वो खुला। नहीं, अभी 2-3 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं स्पीकर। हाँ, कोई बात नहीं सर, जब तक हम लोग फालतू वाली बात कर ले थोड़ी सी। नहीं नहीं, शैलेश ये सर, बहुत अच्छा अरे कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन शैलेश हो भाई, रहा है। मुझे अंकित लगता भाई है अच्छी इस बात समय कर शैलेश रहे हैं। सर, सर प्रोफेसर शैलेश से सर, जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है लाइट को सर रुकवा जो दो। बिड़ी है, सर थोड़ा एक क्वेश्चन था। जी जो बिड़ी है, बिड़ी जी जो मतलब पत्ते से बन के जो बिड़ी में कन्वर्ट हो जाती है, जी। और 28% जीएसटी था उस पर, 18% कब से हुआ? कुछ एक डेट फरवरी से, 1 फरवरी 26 से। होगा कि 1 जनवरी से हो गया है? 1 फरवरी होगा सर। 26 से होगा। 18% हाँ होगा। हाँ। नोटिफिकेशन नंबर 19/25 है, 31 दिसंबर का। मैं निकालता हूँ उसको, वो यही, और उस पर सर जो अभी वही तो शेयर कर रहे थे शैलेश सर, हमें शेयरिंग होस्टिंग दे दीजिए तो हम शेयर कर दें वो नोटिफिकेशन। कर दो सर। आप अलाउ तो करो सर हमें, आप तो बांध रखते हो। अरे हम नहीं बांधे, अब अंकित सर खोल देंगे ना आपके हाथ, अंकित सर अरे खोलिए। अंकित सर के भी हाथ बंधे हुए हैं। आज सर, अच्छा हर सर थोड़े से फंसे हैं कहीं। हाँ जी, कोई आया हुआ है उनके पास। लेकिन सभी लोग 2025 नोटिफिकेशन है 31 दिसंबर का। 29 29 नहीं, 19 190 190 नहीं, ओनली 19 19 हाँ मैं अभी निकाल ही लेता हूँ ना, क्या दिक्कत है? जी नोटिफिकेशन, अरे वो हमारा बीडी वाला है एक्चुअली, उसको देना है मुझे, निकाल। जी। बाकी सब 40 हो गया है, बीडी 18 हो गई। हाँ, लेकिन वो घूम घाम के हो तो 28% गया ना सर वो। क्यों हुआ 28? 18% पे 40% शेष भी तो लगेगा उस नहीं 500। लगेगा सेस, खत्म।
नहीं 40% बोल तो रहे हैं वो। कहाँ बोल रहे हैं सर? अरे पढ़ो सर, वही तो बात चल रही है। हाँ बताएं सर, कहाँ 40 देखो पढ़ो सर, उसमें लिखा है मेरे ख्याल से 40% शेष की उत्पाद शुल्क की बात है। कस्टम ड्यूटी कहाँ आया है सर? आप देखो जरा एक बार। मैं देखता हूँ सर, आप भी। हेलो। बीडी को छोड़कर लिखा है उसमें 40 वाले में। है बीडी को छोड़कर लिखा है छोड़ 40 वाले में। अंकित जी और ले लीजिए लोगों की क्वेरीज। जीएसटी रिलेटेड अगर किसी की कोई और क्वेरी हो तो प्लीज। 14% एडिशनल जीएसटी है बोलते हैं। अय्या सर, जी सर। सर वो जो आपने बताया था उसके लिए स्टाम्प वेंडर में कैश वाले जी मैटर पे, जी तो इसलिए अकाउंटेंट जो है ये कह रहा है सर, ये मांगा तो बैंक वाइज रिकॉन्सिलिएशन ऑफ ईच कैश डिपॉजिट विथ सेल रिकॉर्ड। जी तो इसमें सर ये है कि सपोज कीजिए 1 महीने में हमारी कैश आती रही और 15 तारीख को हमने जमा कर दी, उसके बाद फिर कैश आई, फिर हमने जो है उसको नेक्स्ट मंथ में जमा कर दी। इसको सर वो सर, मैंने आपको उस दिन भी एक सर मैंने उस दिन भी आपको रिक्वेस्ट किया था, आप है ना, अदरवाइज मत लीजिए, आप शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्लाइंट इस चीज को डिटेल नहीं बनाना चाह रहे हैं, उनको एक कॉलमर फॉर्मेट चार्ट डिटेल बनानी पड़ेगी। स्टैम्प जो मैंने बोला था, डेट वाइज सीरियल नंबर, जो अगर शेयर जो उसका सर्टिफिकेट नंबर होता है, प्लस किसको बेच, वो बहुत ही रिलेवेंट है, उसका मोड ऑफ रिसीट, कैश, चेक और कैश, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, पेटीएम पेमेंट, और खुद के में या किसी बाहर के में, फिर उनका क्यूमुलेटिव टोटल लगेगा। उसके लास्ट कॉलम में आपका कैश का बैलेंस निकलता जाएगा, उसमें से डिपॉजिट दिखाते जाइएगा। मेरे हिसाब से बहुत जस्टिफाइबल केस है अगर इसकी अकाउंटिंग की जाए तो। सर लगभग 8,000 स्टैम्प बेचे गए, लगभग 8,000। तो तो सर हर चीज का सेल की डिटेल निकालना, हर चीज का नंबर निकालना सर बड़ा टिपिकल है। सर देखिए, अब देखिए, मैंने अभी मेरे से बात भी कर रहे थे, अब कमीशन एजेंट तो है नहीं, कमीशन एजेंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट तो मुझे रखनी ही पड़ेगी सर। नहीं वो तो सर बुक्स ऑफ अकाउंट रखी है कि जो नहीं आपने कहा ना कहाँ रखी सर? मैं सेल की डिटेल कहाँ बना पा रहा हूँ? मैं कैश कहाँ बना पा रहा हूँ मैं? सर बताइए आप। कैश बुक हमने बनवाई है सर। कैश बुक में फिर डिटेल क्यों नहीं आ रही? कैश बुक में तो डिटेल आएगी, मैंने इसको स्टैम्प पेपर डेज वाइज सेल करी है। नहीं सर, आप ये कह रहे हैं ना उसका कुछ स्टैम्प नंबर, चलिए स्टैम्प नंबर तो छोड़ देते, चलिए स्टैम्प नंबर नहीं है, स्टैम्प नंबर एक ऑथेंटिकेटेड होता, नहीं तो कैसे पता चलेगा? आपसे पूछा जाए, किसी से पूछा जाएगा कि ये एक्चुअली इन्होंने कौन सा स्टैम्प पेपर सेल किया था, हम उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? सर वो तो सब रखते हैं, स्टाम्प नंबर वाले तो सब रखते हैं सर। यही तो मैं कह रहा उनको हूँ वहाँ सर, पे मेंशन करना होता है। यही तो मैं कह रहा हूँ सर। जी जिसपे स्टैम्प नंबर जो जो करते हैं वो रजिस्टर भी मेंटेन होता है उनका। वो तो उन्हें वहाँ पे भी शो करना होता है। अंकित सर, वो जो है स्टाम्प वेंडर जो मैनुअली रखते हैं, जो मैनुअली हाँ जी मजिस्ट्रेट से उनको जल्दी होता है, वो जी 31 को बाद फर्स्ट वीक में डिपॉजिट हो जाता है मजिस्ट्रेट के यहाँ, डीएम के यहाँ वो रजिस्ट्री सील कर दिया जाता है। उसका रीजन ये है कि आप कॉपी रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। बट सर शिव गोपाल सर, जैसे इन लोगों को एक आईडी दी जाती है, अब तो ऑनलाइन है जितना, क्योंकि सीरीज में जैसे ये पेमेंट जमा करते हैं और ऑनलाइन ही इशू करते हैं, तो वो तो डे बाई डे कितना है ना, शायद कितना है उनका पर डे की सेल, वो तो वहां से निकल सकती है उनकी उस आईडी से। नहीं, वो क्वेश्चन सर संजय सर दूसरा है। उनका कहने का मतलब यह है कि जो भी आपने सेल किया है तो बैंक में डिपॉजिट है, ये कह रहा है बैंक वाइज रिकॉन्सिलिएशन ऑफ ईच कैश डिपॉजिट विथ डेली सेल रिकॉर्ड। हाँ सर, उसका कैश बैलेंस आ जाएगा ना सर मेरा? सर मैंने मान लीजिएगा, मैंने एक 8,000 करे थे, 8,000 में हाइपोथेटिकल ले रहे हैं, 6,000 मेरा कैश रहता, 2,000 रुपए ऑनलाइन बैंकिंग से पेटीएम से था, ठीक है। 6,000 का मेरे का क्यूमुलेटिव बैलेंस में निकालता जाऊंगा, डे वाइज निकाल जाऊंगा, पहले 20 आइटम का क्यूमुलेटिव निकल के आएगा, मान लो 20,000 रुपए, वो मैंने जमा करा 10,000 और 10,000 रुपए बैलेंस रह गया। अगले उसका 10,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस बना क्यूमुलेटिव में, फिर मैंने 100
स्टैम्प पेपर सेल करे, उसका 30,000 रुपए आया, मैंने जमा करे 15,000 रुपए, तो क्यूमुलेटिव बन तो रहा है ना सर मेरा। मुझे कैश का इनफ्लो दिखाना है और उसका अवेलेबल बैलेंस दिखाना है। जिस दिन जमा करा रहा था उस दिन एक्चुअली ये आउट ऑफ द सेल मेरे बैलेंस में था। सेल ऑफ द स्टैम्प पेपर, सेल ऑफ स्टैम्प पेपर है, कोई और मनी नहीं है। क्वेश्चन सर है कैश केवल एक जस्टिफाइड करना है कि मैंने ये पैसा जो जमा कराया है, जो स्टैम्प SHICL के बिहाफ पे सेल करी है स्टैम्प पेपर की, जो मैंने उसको दिया है, उसी के एवज में मुझे कैश आया, कोई और कैश नहीं है। ये भी हो सकता है कि मार्च 25 में मैंने कैश जमा करा दिया, मैंने अप्रैल 24 में जमा करा दिया और सेल हुई मेरी। हाइपोथेटिकल है, ओनली सेबल जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस, क्योंकि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखना पड़ेगा। सेल हुई है मेरी दिसंबर 24 में, मैं ये नहीं कह सकता 5 लाख की मेरी सेल हुई, 5 लाख से मैंने कैश जमा करा। मुझे कैश फ्लो दिखाना है सर कि मेरे पास जिस दिन जमा कराया है वो कैश मेरा, पहला वो मेरा कैश बैलेंस था। दूसरा, ये कैश बैलेंस केवल उसी इनकम में से था, किसी और से नहीं था। ये भी हो सकता है कि मैंने किसी से उधारी लेके SHCL में जमा करा दिया, जिसको मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, या कोई और मनी था जिसको मैं दिखाना चाहता, वो मैंने SHCL में जमा कर दिया, और जो एक्चुअल कैश आया वो मेरे एक्चुअल सेल के बाद आया। ये भी हो सकती पॉसिबिलिटी, जो सेल आई है वो मैंने पेटीएम किसी थर्ड पार्टियों के अकाउंट में ले ली हो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऑनर्स मेरे ऊपर है सर, कैश डिपॉजिट है, उसने मेरे ऊपर लायबिलिटी शिफ्ट कर दी, बर्डन मेरे ऊपर है, मुझे वो डिस्चार्ज करना है सर, करना पड़ेगा सर। और मेरे हिसाब से सर इसको करके करवा दीजिए, नहीं तो सेक्शन 68 या 69 लगा के 120 लगा देगा सर। वो तो 100% पेनल्टी लगेगी इसमें। पेनल्टी इसमें तो सर आ जाएगा सबसे सर। वेंडर जो है वो अल्टीमेटली स्टैम्प वेंडर है क्या ये? जी जी जी। हाँ, तो स्टैम्प वेंडर पे तो आपको ये करना ही पड़ेगा ना, जो अजय सर बता रहे हैं। उसी से सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है आपके पास। हेलो, हाँ जी। आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि जो भी आपसे सेल परचेस हो रही है उसका आप भले ही कच्चा रिकॉर्ड रखें, जो पेटीएम से जो भी पेमेंट आता है उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस पे स्टैंपिंग आप स्कैन करके इनको देखना ओरिजिनल, और फोटोकॉपी पे साइन करा लेना इनसे, दिए इनको। अंकित सर, जरा एक बार कैपिटल जीएसटी का और रिवाइज कर दीजिए। अंकित जी, ये जो स्टैम्प वेंडर वाली बात किसने पूछी थी अभी? गुप्ता जी ने। अच्छा अच्छा। आपने साइन किस पे किया है? 2 पेपर पर। तो सर स्कूटनी का नोटिस आया ना, उसमें इन्होंने हमसे पूछा। अरे शैलेश जी हमारे स्पीकर आ गए हैं। स्पीकर आ गए हैं, अनुज अशोकी आ गए हैं सर। हर सर, शैलेश सर, आप साइलेंट, शैलेश सर अनम्यूट करिए। हाँ, स्पीकर सर आ गए हैं हमारे। हाँ जी, आज का जो वो डेलीब्रेशन है, अनुज अशोक साहब आ चुके हैं। हर्ष सर को कह दें। हर्ष सर आ चुके हैं ना। हर्ष सर, आज का जो स्वागत भाषण है वो अपने अरुण राघव सर देंगे। एक्चुअली मैं थोड़ी अच्छा किसी कारण से बाहर था, पर मैं अच्छा आ सर, रहा हूँ टाइम से, एक अलग बात है। बहुत अच्छा है हमारे अरुण अरुण जी। अरुण 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 सर को घेरने का एक ही तरीका है कि इनको स्वागत भाषण दिलाने के लिए बुलाया जाए। जी, ये बहुत अच्छा देते हैं हमारे अरुण जी। अरुण अरुण सर बहुत अच्छा बोलते सर। अरुण जी है कहाँ अभी? हैं सर, आ गए अरुण सर भी आ गए। शब्दों का प्रयोग बहुत अच्छा करते हैं अरुण जी। हर सर आ गए हैं क्या? नहीं, आज के हमारे मुख्य वक्ता पधार चुके हैं। आज मेरे ख्याल से रिक्वेस्ट करूंगा मैं अपना दीपक महेश्वरी से। अनुज जी आ गए हैं क्या? अनुज, हाँ, आ गए आ हाँ, गए। आ गए आ गए आ गए। अनुज जी जरा हेलो हाय कर दीजिए जरा। अनम्यूट कराइए, अभी वीडियो भी ऑन नहीं है अनुज जी का। वीडियो तो ऑन है, पर चेहरा नहीं आ रहा उनका। ऑन है सर, अरे दो सर, जगह चला हुआ है उनका, अच्छा। दो जगह चला हुआ है। एक सेकंड, एक मिनट जरा देख लेते हैं, आ जाए एक मिनट, हो सकता है। ज्वाइन तो कर लिया बट वीडियो तो ऑन है, बैठे नहीं है, अभी दिखाई दे रहे हैं। आ गए सर। आ गए क्या? यस नहीं, सर। आ गए आ गए। आवाज नहीं आ रही सर, अनुज सर आपकी। अनुज सर माइक्रोफोन अपना ऑन कर लीजिए। ऑन तो है, पर वो किसी का आवाज नहीं आ रही। टेक्निकल एरर है सर। अभी नहीं आई सर आवाज। अभी ऑडिबल नहीं है अनुज जी। माइक्रोफोन चेक कराइए आप।
अभी भी आवाज नहीं आई सर। जी सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी ना। आप नहीं, आवाज नहीं आ रही है। वो अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। अनम्यूट तो हैं सर। आवाज नहीं आ रही है, शायद एक मिनट जरा चेक माइक्रोफोन नहीं करो। पकड़ रहा आवाज शायद उनकी। आपने दो हाँ, जगह से ज्वाइन किया हुआ है शायद। तुमने 2 जगह से ज्वाइन किया हुआ है क्या? तो दूसरी जगह से बात कर सकते हैं, दूसरी जगह से अगर आवाज आए तो वहां से ज्वाइन कर लें और यहाँ से बोल दें, स्क्रीन शेयर कर लें। अब अंकित देखना, आवाज आ रही है क्या? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही सर। ठीक है। मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ जी गई। सर, अब अब आ आई रही। फिर। अब आ रही। ओके, अनुज जी आ गए, वेलकम। सर मैं ना 2 डिवाइस से ज्वाइन करता हूँ फिर। बहुत अच्छा जी। सर। पहले तो मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ थोड़ा सा ज्वाइन करने में। मेरा कोई आज एक नहीं, आई इंट्रोड्यूस अनुज जी, आई इंट्रोड्यूस यू। जी सर। आई एम ऑडिबल? यस यस, वेरी मच ऑडिबल सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वेलकम ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एवरीवन। टुडे इज अवर 312 webinar. This is a great achievement for Upkas. Special thanks to Harsh Sharma ji, Ankit Garg ji, Shailesh Vishkarma ji, and CA Ajay Agrawal ji, and Raghav ji, and Upkas की न्यू टीम RP यादव जी हमारे जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, एंड RS मिश्रा जी, एंड बिपिन अग्रवाल जी, दीपक जैन जी, एंड छतरपुर Bar Association and Harda Bar Association. We are introduce all of you because this is a great achievement for all. Now I introduce our Saraswati Putra Anuj Ashok ji. He is a MCOM, LLB, MBA and FCA pursuing PhD. Founder of Messrs Anuj Ashok and Associate Company Secretary, UP State Government Awarded Firm. He have an experience of more than 23 years as a practicing company secretary in Agra as well as in Delhi also. He is qualified company secretary and fellow member of Institute of Company Secretary of India. He is also law graduate, LLB, MBA and business management, MCOM in account and PhD student also, enrolled as independent director with IICA. He is serving to various corporate house regarding secretarial practice, financial planning, merger, trademark, FEMA, and other legal consultancies. He personally appeared before Honorable NCLT and also supported other legal firms in the High Court and Supreme Court also. And he innovated many methods of professional working during past year and heading and managing vast qualified team in office. He is an expert in legal compliance, merger, amalgamation, corporate restructuring, financial management, investment management, and tax planning.
trademark, copyrights, and patents. He is holding a many positions. Member of Facilitation Council MSME आगरा यूपी स्टेट गवर्नमेंट. अभी भी ये शायद उसी की फैसिलिटेशन काउंसिल करके ही आ रहे हैं. दैट्स व्हाई ही इज लेट. संयोजक आगरा जिला इकाई फॉर स्वदेशी जागरण मंच आरएसएस. PCS committee, member of NIRC of ICSI, elected as chairman of Agra chapter for 2026 of Institute of Company Secretary, chairman of National Chamber of Industries ROC cell, vice chairman of ROC cell of Laghu Udhog Bharti Agra, vice chairman of Braj Development Foundation Agra chapter, joint secretary of Bhartiya Vidya सहकारी समिति आगरा चैप्टर, मेंबर एडवाइजर बोर्ड ऑफ चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आगरा. He is associated many social activities and social platforms. Now over to Anuj Ashok ji. Topic insight on IPR, trademark, copyright, patent. Welcome, Mr. Anuj Ashok ji. Delivered your deliberations. And sorry for all members that I joined little late. So I was in arbitration matter and that just carried out for long. So I became late to join you. Sorry once I convey this thing. Right, sir. Right, sir. Thank you. Good evening. Happy New Year. Myself, Anuj Ashok, as Deepak ji already given my small introduction before you. Now, today we are going to cover topic of trademark, copyright, patent, design act. These are the IPR which in India prevailing in 8 different laws, different methods. Is my voice is echo to all of you or is clear to all of you? इको हो रही है. It is I think clear है. इको आ रही है क्या? हाँ दीपक भाई आ रही है, इको हो रही है. Just a minute, मुझे कैसा लग रहा है? आ रही है सर, इको आ रही है. अभी क्लियर आ रही है? अभी भी इको है सर. सर फिर कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि ना मैंने 2 डिवाइस से ज्वाइन किया हुआ है. एक से मेरी आवाज आ रही है, एक से नहीं आ रही है. सर एक में माइक्रोफोन ऑफ कर लो सर. मैंने कर रखा है, उसका माइक्रोफोन ऑन ऑफ कर रखा है. ज्यादा इको आ रहा है क्या? हम लोग नहीं कर सकते डिस्कशन? नहीं सर इतना नहीं है, लेकिन कभी कभी लगता है सर. नॉर्मली नहीं. नहीं सर, डिस्कशन कर सकते हैं सर. हम लोग आज ना आईपीआर कवर करेंगे. इंडिया में आईपीआर का ना 8 तरीके की एक्टिविटीज हैं जो हमें डिफाइन की जाती है, जिसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट्स जो होते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस जिसे जीआई टैगिंग बोलते हैं, साथ में सर्किट डिजाइन और जो कल्टीवेशन प्रोडक्ट होते हैं जिनको प्लांट वैरायटी सीक्रेट्स देते हैं. इस तरीके के कुछ 8 तरीके की एक्टिविटीज हैं जो इंडिया में अलाउड है कि आप एक ऐसा राइट क्रिएट कर सकते हो असेट का जो फिजिकल नहीं है, वर्चुअल असेट है, लेकिन उनका वैल्यू होता है जिस वक्त आप बिजनेस ट्रेड कर रहे हो. जितना भी आईपीआर की हम बात करते हैं वो आईपीआर के अंदर ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट जो असेट फॉर्म में क्रिएट होते हैं वंस दे बिकम रजिस्टर्ड. और एक बार वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद उनके साथ बहुत सारे एडवांटेजेस काउंट होने लगते हैं. पहले ट्रेडमार्क को शुरू करते हैं, फिर कॉपीराइट समझाऊंगा मैं आपको, फिर पेटेंट बताऊंगा. पेटेंट की ड्यूरेशन 20 साल की है, ट्रेडमार्क की ड्यूरेशन 10 साल की है, कॉपीराइट की ड्यूरेशन 60 इयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर. मेरा शायद बहुत ज्यादा इको कर रहा है. आप लोगों को क्लियर है क्या? ये एक बार रिजॉइन करके देखता हूं मैं. 1 मिनट दीजिए मुझे. यहाँ क्लियर है आपको? जी सर, आपके लिए आ रही सर. इस पे कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ शेयर कर पाऊँ आपको.
दीपक सर, मैं आपको एक ना पीडीएफ भेज रहा हूँ वेब स्लाइड्स अपने, आप एक बार वो शेयर कर देंगे क्या? अंकित जी, दीपक जी, मैं आपको यस यस, मैं आपको एक स्लाइड भेज रहा हूँ, आप एक बार वो शेयर कीजिएगा प्लीज। एक मिनट अंकित जी, जी सर जी। कैन यू डू दिस थिंग, ही इज सेइंग समथिंग लाइक जी कैसे क्या कोई करना नहीं, है, कोई नहीं, तो कोई नहीं, आप भेज कोऑर्डिनेट कर लीजिए प्लीज। जी। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो सर। दीपक जी, 9758। है आपको? एक मिनट अनुज जी, जी, ये अंकित जी का नंबर नोट करिएगा। एक मिनट आप बताइए अंकित जी, प्लीज नंबर बताइएगा। 9758। दीपक सर, आप फॉरवर्ड कर सकते हो क्या? मैंने भेज दिया है आपको। मैं अंकित जी को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, यस यस आई विल डू दैट। मैं अंकित जी भेज रहा हूँ आपको। जी सर जी जी। सर जी जी। मैंने भेज दिया अंकित जी, देखिए। हैव यू रिसीव्ड इट अंकित जी? जी रिसीव हो गया, अभी शेयर कर रहा सर। थैंक यू अंकित जी। थैंक यू सर। सर वापस से एक रिकैप दे दे रहा हूँ छोटा सा। 8 तरीके के ऐसे आईपीआर हैं जो इंडिया में हम लोग रजिस्टर कर पाते हैं, जिसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, सर्किट डिजाइन्स और प्लांट वैरायटीज। अब एक एक करके इनको थोड़ा इलुबरेट कर देता हूँ मैं आपको। जैसे ट्रेडमार्क की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 10 ईयर्स के लिए रजिस्टर्ड होता है। वंस आफ्टर गेटिंग अ रजिस्ट्रेशन, आफ्टर 10 ईयर्स हम इसको रिन्यूअल करा सकते हैं। पेटेंट हमारा 20 ईयर्स के लिए रजिस्टर्ड होता है, उसके बाद हम उसे रिन्यूअल नहीं करा सकते हैं, फिर वो पब्लिक एट लार्ज के लिए ओपन हो जाता है। सेम टू अगर हम कॉपीराइट की बात करें तो कॉपीराइट हमारे पास 60 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। अगर किसी ने कोई बुक लिखी है या कोई गाना रिकॉर्ड किया है या कोई पिक्चर क्रिएट की है, उसको अगर वो कॉपीराइट रजिस्टर करते हैं एज अ ऑथर, एज अ ओनर, एज अ क्रिएटर, तो वो उनकी डेथ के बाद 60 ईयर्स तक हमारे पास उसका राइट रहता है कि हम उसका रॉयल्टी चार्ज कर सकते हैं। जैसे कोई बुक लिखी है, मान के चलिए टैक्सेशन में टैक्समैन की बुक आती है, आप सब लोग उसे जानते होंगे। उसके जो राइटर है उन्होंने जो बुक लिखी है, और अगर वो जितना उनका लाइफ टाइम है उसके लाइफ टाइम के बाद 60 ईयर्स तक वो उसका रॉयल्टी चार्ज कर सकते हैं। तब तक के लिए वो राइट उनका क्रिएटेड रहेगा, बुक्स पे, सिनेमाटोग्राफी पे, या कोई आपने पेंटिंग बनाई हुई है, इस तरीके के जितने आर्ट वर्क होंगे, वो फोनेटिकल आर्ट वर्क, साउंड आर्ट वर्क, जैसे वोकल कोई म्यूजिक आपने डिजाइन किया या कोई कार्टून पिक्चर बना दिया, इस तरीके की सारी चीजें कॉपीराइट में कवर होती हैं। ट्रेडमार्क में क्या कवर होता है? ट्रेडमार्क में ब्रांड्स कवर होते हैं, जिस नाम से पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट पहचाना जाता है। जैसे इंडिया में हम लोग नाम से
लोगों को पहचानते हैं, मेरा नाम अनुज है, आपका नाम अंकित है, दीपक जी है। ऐसे ही किसी प्रोडक्ट को अगर हमें डिफाइन करना है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस चीज को बिलोंग करता है, तो उसके लिए हम उसका एक नामकरण करते हैं। जो प्रोडक्ट का नामकरण होता है उसको ब्रांड, नेम ऑफ ब्रांड। नेम ऑफ ब्रांड को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है, एक नाम से और एक लोगो से। अब मैं आपको कुछ ना एक पिक्चर्स दिखाता हूँ। सर एक बार नीचे आएंगे इस स्लाइड के अंदर। मैं ट्रेडमार्क्स की बात कर रहा हूँ, आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, बस एक बार यहाँ रुकिएगा। जैसे ये ट्रेडमार्क्स में देखिए कैडबरी लिखा हुआ है, कोको कोला लिखा हुआ है, उसके बगल में नेस्ले लिखा हुआ है, फिर एक एम बना हुआ है। आप सब में से कोई बता पाएगा ये एम किसको रिप्रेजेंट करता है? मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड। जबकि इस पे नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम सब लोग समझते हैं कि ये एम का जो सिंबल है ये मैकडोनल्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये जो एम लिखने का एक पैटर्न है इसे लोगो डिजाइन बोलते हैं। कोई प्रोडक्ट जो अपने सिंबल से पहचान लिया जाए, जिस प्रोडक्ट के सिंबल को देख के पता लग जाए ये किस ब्रांड की बात कर रहा है, किस प्रोडक्ट की बात कर रहा है, उसको लोगो मार्क बोलते हैं। लोगो मार्क को लोगो भी बोला जाता है, डिवाइस मार्क भी बोला जाता है। और जब हम कैडबरी की बात करेंगे तो कैडबरी एक नाम है, कोको कोला की बात करेंगे तो वो एक नाम है। बट आप कोको कोला का डिजाइन देखोगे तो वो एक ओवल सर्किल में लिखा हुआ है, रेड कलर के सर्किल में, ओवल सर्किल में लिखा है, और व्हाइट कलर से कोको कोला लिखा हुआ है। ये जो पैटर्न ऑफ राइटिंग है, इमेज राइटिंग है, ये लोगो कम वर्ड मार्क दोनों है। एक एप्लीकेशन हम वर्ड मार्क की डाल सकते हैं, एक हम लोगो की डाल सकते हैं। हम साइमल्टेनियसली दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी हम ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, तो वो दो कैटेगरी में डलती है, क्लास वाइज और क्या आपको लोगो डालना है या वर्ड मार्क डालना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। मैं अभी आपको सिर्फ डिफरेंस समझा रहा था कि कैसे लोगो और वर्ड मार्क क्रिएट किए जाते हैं। जब भी आप किसी ब्रांड का नाम रखते हो तो वो वर्ड मार्क कहलाएगा, और किसी का सिंबल क्रिएट करते हो वो लोगो मार्क कहलाएगा। अंकित जी एक बार वापस ऊपर आएंगे हम लोग। ट्रेडमार्क का एक ब्रीफ मैंने दिया आपको, कॉपीराइट का ब्रीफ दिया। अब पेटेंट पे आते हैं। पेटेंट इंडिया में वो रजिस्टर्ड होते हैं जो इनोवेटिव है। आपका कोई ऐसा आइडिया जो आइडिया किसी प्रोडक्ट को नए तरीके से बनाएगा या पुराने बने हुए प्रोडक्ट्स को कुछ नयापन देगा। वो मशीनरी हो सकती है, वो कोई टूल हो सकता है, वो कोई क्रिएशन हो सकता है कि आप कोई प्रोडक्ट का डेवलपमेंट इस तरह से कर रहे हो कि उसका नया वर्जन क्रिएट हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेते हैं तो जब टेलीफोन वायर वाला था और जब मोबाइल आ गया और वो वायरलेस हो गया तो वो एक प्रोडक्ट बन गया जो पेटेंटेबल प्रोडक्ट था। ऐसे ही किसी भी चीज का जब नया वर्जन क्रिएट हो जाएगा तो वो पेटेंटेबल हो जाएगा। पेटेंट इंडिया के अंदर 20 इयर्स के लिए मिलता है। अगर मुझे कोई एप्लीकेशन अप्लाई करना है, मैंने कुछ नया प्रोडक्ट क्रिएट किया है और मुझे लगता है कि ये मैं अगले 2 सालों में इसका पूरा रिसर्च वर्क कंप्लीट कर लूंगा। अभी इनिशियली मेरा प्रोडक्ट पेटेंट फॉर्म में है, मैं उसे डिजाइन कर रहा हूँ और इसका कंप्लीशन मेरा 2 साल में हो जाएगा, तो मैं प्रोविजनल पेटेंट अप्लाई करूंगा। 2 साल का मुझे टाइम मिलता है डिपार्टमेंट से कि मैं उसे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर दूं, और जब वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन मेरा फाइल हो जाएगा फिर मुझे वो पेटेंट ग्रांट हो जाएगा। क्योंकि कई बार पेटेंट क्रिएट करते समय हमें बहुत सारे आउटसाइडर्स सपोर्ट लेनी होती है। वो इंजीनियर्स हो सकते हैं, वो टेक्नोक्रेट्स हो सकते हैं, वो किसी और पर्टिकुलर फील्ड के कुछ और एक्सपर्टीज हो सकती है। वो लेने के लिए हमें लगता है कि हमारा आइडिया कहीं बाहर पब्लिक ना हो जाए, इसलिए प्रोविजनल पेटेंट का कंसेप्ट दिया हुआ है लॉ में कि आप पहले प्रोविजनल पेटेंट अप्लाई कर दें, फिर उसमें टाइम ले लें उसके कंप्लीशन के लिए। जब आपका वो पेटेंट कंप्लीट हो जाए तब आप उसको अप्लाई कर दें प्रोडक्ट को पेटेंट ग्रांट कराने के लिए। ये 20 साल तक के लिए आपके पास रहेगा। कोई भी प्रोडक्ट आप जो नया बना रहे हो जिसका पेटेंट आपने अप्लाई किया है, आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो 20 इयर्स के बाद वो पब्लिक एट लार्ज के लिए ओपन हो जाएगा। फिर वो कोई भी यूज कर सकता है। फिर आप उसको ये नहीं कह सकते इसमें मेरा अकेला एक अधिकार है। नेक्स्ट आते हैं हम डिजाइन पे और ट्रेड सीक्रेट्स पे। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेड सीक्रेट्स वो होते हैं, जैसे आपने कभी कोको कोला और पेप्सी दोनों को अगर टेस्ट किया होगा तो दोनों का एक अपना अलग पैटर्न है, दोनों का अपना एक टेस्ट है, दोनों के अपने उस ब्लेंडिंग के एक पर्टिकुलर टेस्ट है। वो जो उसका ब्लेंडिंग का एक फॉर्मूला है, जिस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स केमिकल सॉल्ट मिला के कोको कोला बन जाएगा या पेप्सी बन जाएगा, उसका जो फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशन को हम लोग ट्रेड सीक्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। उसका जैसे रजनीगंधा है, आप अगर रजनीगंधा माउथ फ्रेशनर यूज करेंगे या उसके बगल में विमल रख दें या रजरबा रख दें, कोई भी और माउथ फ्रेशनर आप रखोगे तो सबके आप देखना अलग अलग टेस्ट है। उनकी जो रेसिपी होती है बनाने की वो ट्रेड सीक्रेट्स में काउंट होती है। ऐसा कोई प्रोडक्ट जो
आप बना रहे हो उसका ब्लेंडिंग का फॉर्मेट या फॉर्मेशन का फॉर्मेट आपका है, कोई केमिकल आपने इस तरीके का डिजाइन किया जिसको कि इंडस्ट्रियल यूज में आप ले रहे हो या कोई होममेड यूज में आप ले रहे हो और वो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स में है, तो उसको आप ट्रेड सीक्रेट्स में रजिस्टर करा सकते हो। फिर जियो टैगिंग क्या होती है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन ये नॉर्मली गवर्नमेंट की तरफ से असाइंड होती है कि जितना भी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स हैं जो उसे बना रहे हैं। जैसे आगरा के अंदर जूते का बहुत काम होता है, तो आगरा में जूते को जीआई टैगिंग मिल गया है। अब एक एसोसिएशन ही इसे अप्लाई करता है, कोई इंडिविजुअल आदमी अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसे कुछ लोग जो उस पर्टिकुलर ट्रेड से जुड़े हुए हैं वो अपना एक एसोसिएशन बना के उसमें एप्लीकेशन देते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा बनता है, पुराने टाइम से बन रहा है और इसे हम हिस्ट्री से सजोते चले आ रहे हैं। तब स्टेट गवर्नमेंट उसको आइडेंटिफाई करके वेरिफिकेशन करके कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इसी क्षेत्र का सबसे ज्यादा बनाया हुआ है, पुराना है, वहां पे उसे जियो टैगिंग दे देते हैं। जियो टैगिंग देने से जो एडवांटेज मिलता है वो एडवांटेज रजिस्ट्रेशन तो होगा किसी सोसाइटी के फेवर में, बट जितने लोग उस सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड होंगे एज मेंबर उन सबको जियो टैगिंग अप्लाई करने का अपने प्रोडक्ट पे राइट मिल जाता है। जियो टैगिंग मिलने के बाद गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिल जाता है कि आपका प्रोडक्ट जियो टैगिंग सर्टिफाइड है और इंटरनेशनल मार्केट में उसका वैल्यू क्रिएशन होने लगता है। नेक्स्ट टू सर्किट डिजाइन। सर्किट डिजाइन इधर नॉर्थ में देखने को कम मिलता है, पर जैसे जिस टाइम पे टीवी, रेडियोस और इस तरीके के जितने गैजेट्स डेवलप होते थे उस टाइम पे सर्किट डिजाइन का बहुत बड़ा काम होता था और उसका किस तरह से सर्किट डिजाइन किया हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन भी काफी लोग कराते थे। पर नॉर्थ में मैंने नॉर्मली देखा है कि कम लोग सर्किट डिजाइन में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, क्योंकि अभी गैजेट्स का जो वर्किंग है वो भी बहुत सारा एमएनसीज पे या बिग कंपनीज पे शिफ्ट हो गया है, तो बहुत सारा काम इस साइड नहीं होता है। पर फिर भी एक चूंकि नोमेनक्लेचर है कि अगर आप कोई सर्किट डिजाइन कर कोई किट इस तरह से आपने डिजाइन किया है जिसका कि रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है और वो सर्किट यूनिक डिजाइन किया हुआ है आपने, तो वो रजिस्ट्रेशन भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट आता है प्लांट वैरायटीज। प्लांट वैरायटीज में आपने देखा होगा जीएम सरसों, बीटी कपास, ऐसे बहुत सारे आपको अभी न्यूज़पेपर में सुनने को मिला होगा कि ये जीएम सरसों क्या है। ऐसा कोई बीज जो आपने लैब में टेस्ट करके उसको कुछ जेनेटिकली डेवलप किया है जिससे कि प्लांट की वैरायटीज बेटर हो सकती हैं। अभी आप देखना, अगर आप देखोगे तो इजराइल की बहुत सारी ऐसी प्लांट वैरायटीज है, वो लोग जमीन से खेती ना करके छत से लटका के खेती करते हैं। शायद आप लोगों में किसी को आइडिया हो तो वो सब जो प्लांट की वैरायटीज है और इतने सारे नए नए तरीके के उन्होंने उसमें एडवांसमेंट किए हैं लेबोरेटरी से रिसर्च करके कि वो जो प्रोडक्ट है उनके साइज बेटर हुए हैं, टेस्ट बेटर हुए हैं फ्रूट्स के, और प्रोडक्शन बहुत बेटर हुआ है। वो जितने इस तरीके के सीड्स डेवलप किए जाते हैं लेबोरेटरीज से ग्रोन अप करके फिर उनको प्रैक्टिकली टेस्ट किया जाता है, तो वो सारे के सारे यहाँ पे हम प्लांट वैरायटीज में रजिस्टर करा सकते हैं। ऐसे कुछ 8 तरीके के डिजाइन है। एक डिजाइन रजिस्ट्रेशन और होता है, जब कभी भी आपने शूज में देखा होगा, शूज में बॉटल पे, एक बार अंकित जी नीचे आइएगा, एक बिस्लरी की बॉटल होगी यहाँ पे या कोको कोला की बॉटल होगी, और नीचे कीजिए, बस ऊपर ऊपर ऊपर। ये जो बॉटल आप देख रहे हो ना, एक बार और नीचे कीजिएगा, और भी शायद एक बॉटल होगी। एक मिनट ऊपर कीजिएगा सर, नहीं नहीं ऊपर ऊपर, कॉपीराइट से ऊपर। अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। वापस आप कोको कोला की बोतल पे आइएगा। फिर जैसे उन्होंने 38,000 था, 1.5 साल दे गया पीछे। ये कोको कोला का बॉटल आप देख रहे हो ना, इसका एक पर्टिकुलर डिजाइन है। ऐसे ही अगर आप कभी शूज के नीचे देखेंगे तो एक सोल का डिजाइन होता है, उसमें कुछ ग्रूव्स होते हैं, कुछ कार्विंग होती है, कुछ उसके अंदर वेव्स होंगी या कोई पर्टिकुलर ऐसे डॉट डॉट से डाले होंगे, तो ये जो डिजाइन पैटर्न्स होते हैं ये भी रजिस्टर्ड होते हैं। बॉटल के डिजाइन में बॉटल के नेक, बॉटल के अंदर जिस तरीके के डिजाइन नीचे बने हुए हैं, आप देखेंगे कोको कोला के नीचे स्ट्रेट लाइंस डली हुई हैं, बीच में उसका जो पेट वाला हिस्सा है वो बड़ा है, ऊपर वाली नेक छोटी है और उसमें भी अलग अलग तरीके के ग्रूव्स बनाए हुए हैं। ये जो डिजाइनिंग है ये डिजाइन एक्ट में रजिस्टर्ड। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट, प्लास्टिक बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके के पैकेजिंग पैक्स जो आते हैं वो अलग अलग तरीके से रजिस्टर किए जाते हैं, वो सब डिजाइन एक्ट में कवर किया जाता है। एक बार अंकित जी वापस ऊपर आइएगा।
ये 8 तरीके के हम लोगों के ये आईपीआर हैं जो इंडिया में हम रजिस्टर करते हैं। ज्यादातर चलन में सबसे पहले कोई भी हमारा ऑफिस अगर आता है सोसाइटी से, क्लाइंट बिजनेसमैन, वो कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा कॉपीराइट करा दो या मेरा पेटेंट करा दो। इनफैक्ट वो पेटेंट और कॉपीराइट नहीं ढूंढ रहे होते हैं, वो ट्रेडमार्क ढूंढ रहे होते हैं। उनका सबसे पहला ऑप्शन होता है कि मेरा जो ब्रांड का नाम है वो मुझे रजिस्टर कराना है, लेकिन क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं होती इसलिए वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कॉपीराइट करा दो या मेरा ट्रेडमार्क पेटेंट करा दो रजिस्टर। तो हमें वहाँ उन्हें बहुत क्लैरिटी ये देनी है कि हर चीज़ कॉपीराइट नहीं होती है, हर चीज़ पेटेंट नहीं होती है। ट्रेडमार्क काफ़ी हद तक हर चीज़ हो जाती है। ट्रेडमार्क में आप सिंबल्स कर सकते हो, डिज़ाइन